रिवर्स रीडिंग शिव मूर्ति। सरकार ने विदेश से एक मशीन मंगाई जो जांच करके यह बताती थी कि उसके पायदान पर खड़ा किया गया व्यक्ति लोकतंत्र का दोस्त है या दुश्मन। विभागीय मंत्री ने मशीन की जांच के लिए सबसे पहले व्यवस्था विरोध के आरोप में बंदी एक युवक को खड़ा किया। मशीन की स्लाइड पर हरे रंग में उभरा दोस्त। मंत्री जी समेत सभी जांचकर्ता हैरान हो उठे, क्रुद्ध होकर आखिर मंत्री जी खुद पायदान पर जा विराजे। स्लाइड पर लाल रंग में उभरा दुश्मन। मंत्री जी क्रोध से आग बबूला हो उठे और नोट लगाया, हिंदुस्तान की क्लाइमेट में फिट नहीं, रिवर्स रीडिंग देती है, इसलिए वापस की जाए और भविष्य में भूल से भी ना मंगाई जाए। मां का कमरा। श्याम सुंदर अग्रवाल। छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही बुजुर्ग बसंती को दूर शहर में रहते बेटे का पत्र मिला। मां, मेरी तरक्की हो गई है। कंपनी की ओर से मुझे बहुत बड़ी कोठी मिली है रहने को। अब तो तुम्हें मेरे पास शहर में आकर रहना ही होगा। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। पड़ोसन रेशमा को पता चला तो वह बोली, अरे रहने दे शहर जाने को। शहर में बहू बेटे के पास रहकर बहुत दुर्गति होती है। वह बचनी गई थी ना, अब पछता रही है, रोती है। नौकरों वाला कमरा दिया है रहने को और नौकरानी की तरह ही रखते हैं। ना वक्त से रोटी ना चाय, कुत्ते से भी बुरी जून है। अगले ही दिन बेटा कार लेकर आ गया। बेटे की जिद के आगे बसंती की एक न चली। जो होगा देखा जावेगा की सोच के साथ बसंती अपने थोड़े से सामान के साथ कार में बैठ गई। लंबे सफर के बाद कार एक बड़ी सी कोठी के सामने जाकर रुकी। एक जरूरी काम है माँ, मुझे अभी जाना होगा, कह बेटा माँ को नौकर के हवाले कर गया। बहू पहले ही काम पर जा चुकी थी और बच्चे स्कूल। बसंती कोठी देखने लगी। 3 कमरों में डबल बेड लगे थे। एक कमरे में बहुत बढ़िया सोफा सेट था। एक कमरा बहू बेटे का होगा, दूसरा बच्चों का और तीसरा मेहमानों के लिए, उसने सोचा। पिछवाड़े में नौकरों के लिए बने कमरे भी वह देख आई। कमरे छोटे थे पर ठीक थे। उसने सोचा उसकी गुजर हो जाएगी। बस बहू बेटा और बच्चे प्यार से बोल लें और 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसे और क्या चाहिए। नौकर ने एक बार उसका सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में टिका दिया। कमरा क्या था, स्वर्ग लगता था। डबल बेड बिछा था, गुसलखाना भी साथ था, टीवी भी पड़ा था और टेप रिकॉर्डर भी। 2 कुर्सियां भी पड़ी थी। बसंती सोचने लगी, काश उसे भी कभी ऐसे कमरे में रहने का मौका मिलता। वह डरती डरती बेड पर लेट गई। बहुत नर्म गद्दे थे, उसे नींद ही ना आ जाए और बहू आकर उसे डांटे, सोचकर वह उठ खड़ी हुई। शाम को जब बेटा घर आया तो बसंती बोली, बेटा मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा देता। बेटा हैरान हुआ, माँ तेरा सामान तेरे कमरे में ही तो रखा है नौकर ने। बसंती आश्चर्यचकित रह गई। मेरा कमरा? यह मेरा कमरा? डबल बेड वाला? हाँ माँ, जब दीदी आती है तो तेरे पास ही सोना पसंद करती है और तेरे पोता पोती भी सो जाया करेंगे तेरे साथ। तू टीवी देख, भजन सुन, कुछ और चाहिए तो बेझिझक बता देना। उसे आलिंगन में ले बेटे ने कहा तो बसंती की आंखों में आंसू आ गए।
चीरहरण सीताराम गुप्ता। पार्टी लॉन मेहमानों से खचाखच भरा था। इक्का दुक्का लोग वापस जा रहे थे तो नए लोग भी अंदर आ रहे थे। गुप्ता दंपति आने वाले मेहमानों का स्वागत करने तथा जाने वालों को विदाई देने के लिए समारोह स्थल के मुख्य द्वार पर डटे हुए थे। जैसे ही कोई मेहमान शगुन का लिफाफा बढ़ाता, मिस्टर गुप्ता मिसेस गुप्ता की तरफ इशारा कर देते। मिसेस गुप्ता शगुन के इन लिफाफों को बड़ी एहतियात से एक बैग में सहेज कर रखती जा रही थी। जब बैग भर गया तो उसने शेष लिफाफों को अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद जाने वाले मेहमानों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी तो मिसेस गुप्ता की व्यस्तता भी बढ़ गई। कोई 8-10 मेहमान उनको घेरे खड़े थे। तभी सुनंदा वहां पहुंची। वह थोड़ा हटकर इंतजार करने लगी ताकि मेहमान कम हो तो वह भी गुप्ता दंपति को मुबारकबाद दे और शगुन का लिफाफा भेंट करे। लेकिन तभी मिसेस गुप्ता की आवाज सुनाई दी, सुनंदा भाई, खाना वाना तो ठीक से लिया ना? हाँ, बहुत अच्छी तरह। यह कहते हुए सुनंदा मिसेस गुप्ता के निकट आई और शगुन का लिफाफा मिसेस गुप्ता की ओर बढ़ाया। मेहमान मिसेस गुप्ता की सुनंदा के प्रति इतनी आत्मीयता देखकर ईर्ष्यालु हो उठे। तभी मिसेस गुप्ता का कोमल स्वर सुनाई पड़ा, देख सुनंदा, अपने खास रिश्तेदारों और दोस्तों को छोड़कर किसी से भी मैंने 100 रुपये से ज़्यादा नहीं लिए हैं। तुमसे भी ज़्यादा बिल्कुल नहीं लूँगी। और सभी लोगों की उपस्थिति में उसका लिफाफा खोलने का उपक्रम करने लगी। सुनंदा ने हाथ बढ़ाकर लिफाफा खोलने से मना करने का संकेत करते हुए कहा कि ज़्यादा नहीं, बस प्रतीक मात्र है। लेकिन मिसेस गुप्ता ने सबके सामने ही फुर्ती से लिफाफा फाड़कर उसमें रखे 50 के नोट को बाहर निकाल लिया। नोट को ध्यान से देखते हुए और परोक्ष रूप से आसपास के लोगों को भी दिखाते हुए मिसेस गुप्ता ने सबको सुनाते हुए कहा, हाँ 50 चलेंगे, लेकिन मैं 100 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेती। सुनंदा जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाना चाहती थी, लेकिन उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसका सारा ध्यान महाभारत के उस दृश्य पर केंद्रित हो गया जहां भरी सभा में कौरवों द्वारा द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था और वह अपनी व्यवस्था पर आंसू बहाने के सिवाय और कुछ नहीं कर पा रही थी।